क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है। चलिए, तो संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था देख रहे थे। तो उसमें संवैधानिक और सांविधिक संस्था हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोगों को गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था देखना है। तो आप नीचे से हेडिंग मार लीजिए। चलिए, हेडिंग मार लिए। अब समझिएगा, यहां पे आइएगा। अब शांत हो जाइए, अब इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। अब चीजों को गौर से सुनिए। देखिए, आपको गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था, वैसी संस्था जो ना तो संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधान के तहत गठित हो और ना ही संसदीय अधिनियम के तहत गठित हो, बल्कि कार्यपालिका द्वारा प्रस्ताव पारित के माध्यम से या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके गठित हो, उसी को गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था कहते हैं। देखिए, आप याद कीजिए, संवैधानिक संस्था में हम आपको क्या बताए थे? वैसी संस्था जो संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत गठित हो, संवैधानिक। और सांविधिक संस्था में क्या बताए थे? जो संसदीय अधिनियम के तहत गठित हो, सांविधिक। तो वैसी संस्था जो ना तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत गठित हो, ना ही संसदीय अधिनियम के तहत गठित हो, बल्कि कार्यपालिका द्वारा पारित आदेश के तहत गठित की गई हो, उसी को गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था कहते हैं। गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था कहते हैं। जो आपको गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है, उसमें आपको योजना आयोग आता है। और आज के डेट में योजना आयोग के स्थान पर ही जो है आपको नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग, नीति आयोग आ गया है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर ही आज के डेट में नीति आयोग आ गया है। फिर आपको राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। फिर आपको भारत का विधि आयोग है, भारत का विधि आयोग है। ये सब संस्था गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। और ये सभी संस्था भारत सरकार के नियंत्रण में रहता है। भारत सरकार के नियंत्रण में रहता है, यानी मोदी जी के नियंत्रण में रहता है। इसमें जो आपको योजना आयोग है, जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान ही 15 मार्च 1950 को 15 मार्च
1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का काम था, योजना आयोग को ही अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन कहा जाता, प्लानिंग कमीशन। और योजना आयोग का काम था प्लान तैयार करना, देश के विकास को लेकर प्लान तैयार करना योजना आयोग का काम था। जैसे आप अगर एसएससी जीडी का परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक प्लान बनाइएगा ना, कि जो है एसएससी जीडी में मैथ भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, जीएस भी पूछता है, हिंदी भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है। उसको लेकर आप अपना एक प्लान तैयार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, और उस प्लानिंग के तहत आप काम कीजिएगा, तभी ना कुछ होगा। अगर मान लिया जाए कि आप बिना प्लान का काम कीजिएगा, एज इट इज, कभी मन हो रहा है जीएस पढ़ने का तो जीएस से पढ़ रहे हैं, कभी मन हो रहा है मैथ पढ़ने का तो मैथे पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे करके काम कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस में लेकर के नहीं चलिएगा, तो क्या फिर आपका रिजल्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एक प्लान तैयार कीजिएगा कि ये पूछता है, हर सब्जेक्ट को संतुलित रूप से बैलेंस में लेकर के अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो प्लान का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे घर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अब घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप सोचिएगा घर जाएंगे, कौन कपड़ा पहनेंगे, कौन ट्रेन से जाएंगे, टिकट कटाएंगे कि नहीं कटाएंगे, कि बस से जाएंगे। तो ये सब आप तय करते हैं ना जी स्वयं से, इसी को तो प्लानिंग करना कहा जाता है। अब आपका तो जीवन है, आप तो टिकट कटाएंगे तब पर भी जाएंगे, नहीं कटाएंगे तब पर भी घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना क्षेत्रफल है, इतना जनसंख्या है, बिना प्लान के तहत अगर देश में कुछ भी किया जाएगा तो फिर गड़बड़ है न हो, गलत न हो जाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। देश का विकास हो पाएगा नहीं। तो देश के विकास को लेकर, देश का विकास करने को लेकर, देश का विकास करने को लेकर प्लान तैयार करना, योजना बनाना योजना आयोग का काम हुआ करता था। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जब योजना आयोग का गठन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो स्वाभाविक सी बात है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू ही बने होंगे, पंडित नेहरू ही बने थे। फिर आपको योजना आयोग 1950 से लेकर 2014 तक, 1950 से लेकर 2014 तक विद्यमान रहा। 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। केंद्र की मोदी सरकार ने यह घोषणा करी कि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी घोषणा के तहत योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का भी वही काम है जो योजना आयोग का था, देश के चतुर्मुखी विकास को लेकर प्लान तैयार करना योजना आयोग का काम था। और नीति आयोग का भी वही काम है, देश के चतुर्मुखी विकास को लेकर नीति का निर्माण करना, देश के चतुर्मुखी विकास को लेकर नीति का निर्माण करना नीति आयोग का काम है। और जैसे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। मतलब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी बने, और श्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए ही हैं।
नीति आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें इसका जो गवर्निंग काउंसिल होता है, नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल होता है, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, 8 केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। और नीति आयोग को अगर हम देखें तो भारत सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री भी नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता है, एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं। नीति आयोग में जो एक उपाध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग में जो एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नीति आयोग देश के चतुर्मुखी विकास को लेकर भारत सरकार से सलाह मशवरा करता है और नीति आयोग भारत सरकार से सिफारिश करता है। भारत सरकार की इच्छा अगर नीति आयोग के सलाह को मानने की हुई तो मानेंगे और अगर नहीं हुई मानने की तो फिर नहीं मानेंगे। मतलब नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है। और जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे महान मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, तानसेन रहता था, मानसिंह रहते थे, टोडरमल रहते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, ये सभी लोग रहते थे। तो ये सभी लोग अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर अपने दरबार में रखे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कुछ काम होगा तब ना रखे थे, ऐसे तो नहीं रखे होंगे। तो ये लोग जो है अकबर के लिए सोचता था कि अकबर महान कैसे होगा। अकबर के लिए सोचता था कि अकबर महान कैसे होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, शासक को महान उसकी नीति बनाता है। शासक को महान उसकी नीति बनाता है। तो अकबर के लिए नीतियों का निर्धारण बीरबल, टोडरमल जैसे विद्वान किया करते थे। मतलब अकबर के लिए सोचने का काम कौन कर रहा है? उनके दरबार के नवरत। वैसे ही भारत का चतुर्मुखी विकास हो सके, मतलब सभी क्षेत्र में भारत का विकास हो सके, इसको लेकर नीति आयोग सोचती है। जिस कारण नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। भारत का थिंक टैंक यानी सोचने वाला एक मशीन, सोचने वाला एक मशीन, या जो भी कहना है आप कहिए। और जो नीति आयोग है यह केंद्र और राज्य के बीच संबंध को संतुलित बना करके रखता है। मतलब जैसे आपके
और आपके पिताजी के बीच संतुलन बनाने का काम सामान्य तौर पर आपकी माताजी करती है। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए तो सामान्य तौर पर लोग अपने पिताजी से नहीं बोलते हैं, माताजी से बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं, फिर पापा आपके अकाउंट में पैसा भेजते हैं। सामान्य तौर पर यह होता है। मतलब आपके और आपके पिताजी के बीच संतुलन का काम आपकी माताजी करती है। उसी प्रकार से आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य एक संतुलन बैठाने का काम नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है और जो नीति आयोग है नीति आयोग जो यह काम करता है, इसी को सहकारी संघवाद कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और यूपीपीसीएस ने इसको पूछ भी दिया है। भारत में कौन ऐसी संस्था है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है? तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग, याद रखिएगा आप इसको। नीति आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किए जाने के बाद इसका जो काम निर्धारित किया गया था, इसका काम यह था कि जो आपको योजना आयोग ने योजना का निर्माण किया है, उसे अंतिम रूप से पारित करना। यानी होता यह था कि योजना आयोग योजना बनाता था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था। योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाता था, उस पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजता था, और राष्ट्रीय विकास परिषद इसे पारित करता था। और जब राष्ट्रीय विकास परिषद इसे पारित कर देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद जब इसे पारित कर देता था, तभी पंचवर्षीय योजना पारित समझा जाता था। और ध्यान रहे कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी भी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ही करते थे। इसकी भी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ही करते थे। और योजना आयोग के सदस्य योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होते थे। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद, इस राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा गया है। आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा गया है। लेकिन जब योजना आयोग खत्म हो गया, तो अब राष्ट्रीय विकास परिषद का भी महत्व खत्म ही हो गया है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। इसके बाद विधि आयोग है। सुशासन समझते हैं आप लोग? सुशासन मतलब अच्छा शासन, बेहतर शासन। गिर गए हो? गिरे नहीं ना महाराज? गिर गए नहीं ना? बच गए ना? हाँ। अरे टूटा फूटा टूल पे मत बैठिए, उसको साइड कर दिया कीजिए, ठीक है? गिर जाइएगा महाराज, लेनी का देनी पड़ जाएगा, कमर उमर टूट जाएगा, जवानी में बुढ़ापा हो जाएगा फिर। चलिए, सुशासन मतलब बेहतर शासन, बेहतर शासन, बेहतर शासन। वैसी शासन जिसमें जनता
को बोलने का अधिकार हो, जनता निर्भीक निडर होकर सड़कों पर निकल सके, अपराधियों का कोई खौफ ना हो, बैंक ना लूटा जाता हो। इसी को तो सुशासन कहा जाता है, सुशासन कहा जाता है। तो जो आपको सुशासन है, सुशासन को कायम करने के लिए ही समय समय पर विधि आयोग का गठन किया जाता है। और आपको आजादी से पहले जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था, ब्रिटिश शासन के दौरान ही पहली बार सुशासन की व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से, सुशासन की व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। और उसके बाद फिर जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ, एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ। और जो एमसी सीतलवार है, ये भारत के प्रथम महान्यायवादी बने हैं और सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी के पद पर यही रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू के पूरे कालखंड में, प्रधानमंत्री नेहरू के पूरे कालखंड में अटॉर्नी जनरल के पद पर एमसी सीतलवार ही रहे हैं। और एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में ही 1955 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। और तब से लेकर आज तक विधि आयोग का गठन होता हुआ आया है। हाल फिलहाल में 22वें विधि आयोग का गठन ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में, ऋतुराज अवस्थी हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में। अब आप लिखना प्रारंभ कीजिए, हेडिंग मारिए योजना आयोग। लिखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। इसका प्रमुख काम भारत के चतुर्मुखी विकास को लेकर इसका प्रमुख काम भारत के चतुर्मुखी विकास को लेकर भारत के चतुर्मुखी विकास को लेकर
योजना का निर्माण, एक मिनट, चतुर्मुखी विकास को लेकर पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का निर्माण, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का निर्माण, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का निर्माण योजना आयोग के द्वारा ही, योजना आयोग के द्वारा ही, योजना आयोग के द्वारा ही किया गया है। योजना आयोग के द्वारा ही किया गया है। इस आयोग के पदेन अध्यक्ष, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, इस आयोग के पदेन अध्यक्ष, इस आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इस आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इस आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फुल स्टॉप। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, फुल स्टॉप। अब नीचे हेडिंग मारिएगा नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग लिखिएगा, नीति आयोग लिखिएगा आप। फुल फॉर्म लिख लीजिए, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 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 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब लिखिएगा नीचे से 2014 ईस्वी में 2014 ईस्वी में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी,
बीजेपी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने तो फिर पंद्रह अगस्त 1947 को 15 अगस्त 2014 को, तो फिर 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से मोदी जी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की घोषणा करी। नीति आयोग की घोषणा करी। इस घोषणा के तहत ही इस घोषणा के तहत ही 1 जनवरी 2015 को इस घोषणा के तहत ही 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। शांतनु कुमार, एक आईडी एक ही मोबाइल में चलेगा, 5 आईडी 5 मोबाइल में नहीं चलेगा। ठीक है। प्राचीर मतलब होता है यानी वहां से, उस स्थान से, लाल किला नामक स्थान से। अब प्राचीर का क्या फालतू है, कुछ भी। सब चीज का मतलब थोड़े होता है जी, कुछ चीज कॉमन सेंस से भी समझने वाला होता है। लाल किला के प्राचीर से मतलब लाल किला से, लाल किला के प्राचीर से मतलब लाल किला से गठन किया गया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं अर्थात इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष, श्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब तक प्रधानमंत्री के पद पर है तब तक वह नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। अगर 10 दिन प्रधानमंत्री के पद पर है तो 10 दिन रहेगा, 10 साल है तो 10 साल रहेगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। इस आयोग के
अध्यक्ष का, इस आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इस आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इस आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इस आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वहीं इस आयोग में एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॉस्ट में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉस्ट में सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉस्ट वन एक सीईओ होते हैं। इन दोनों की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा अर्थात इन दोनों की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। फुल स्टॉप। उसी में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में लिख देते हैं, हमको पता है, मैट्रिक इंटर तो चोरिए करके पास किए। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल 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 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
यह आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के तौर पर, यह आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के तौर पर, थिंक टैंक के तौर पर, थिंक टैंक के तौर पर थिंक टैंक के तौर पर काम करती हुई, थिंक टैंक के तौर पर काम करती हुई काम करती हुई, थिंक टैंक के तौर पर काम करती हुई भारत के लिए नीति का निर्माण करती है। यह आयोग नए खोज को बढ़ावा देती है, नए खोज को बढ़ावा देती है, नीचे से नोट देके लिखिएगा, NOTE नोट देके लिखिएगा। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, फुल स्टॉप, बढ़ावा देती है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से देखिए, कुछ चीज हेडिंग मरवा करके छोड़ रहे हैं, वो अपना जा करके लिखिएगा, लिखना होगा लिखिएगा, नहीं लिखना होगा मत लिखिएगा, लिखिएगा याद कीजिएगा, नहीं लिखिएगा नहीं याद कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा नीचे से। प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष डैश डैश। अब वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष फिर डैश, वर्तमान उपाध्यक्ष फिर डैश, आगे प्रथम सीईओ डैश, प्रथम सीईओ डैश, फिर वर्तमान सीईओ डैश, फिर उसके नीचे वर्तमान सीईओ डैश, वर्तमान सीईओ डैश। हमको नहीं मालूम है प्रथम कौन बना था, वर्तमान में कौन है, उपाध्यक्ष और सीईओ, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। आपको अपना मालूम होगा तो लिखिएगा, और नहीं मालूम होगा तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, समझ गए। गूगल पे सनी लियोन का वीडियो देखने के लिए हो जाएगा, लेकिन ये सब लिखने के लिए आपको नहीं होगा। हमको पता है, जब हम अगले क्लास में देखेंगे कॉपी, हमको पूरा विश्वास है आप हमारे पास पढ़ते हैं, हमारे विद्यार्थी है, इतना तो हम आपको जानते हैं। 50% विद्यार्थी का कॉपी खाली रहेगा, हम अभी बता देते हैं आपको, और जिसका कॉपी खाली रहा उसको हम नानी याद दिला देंगे, समझ गए। 50% लिख करके लाएगा, 50% पर हमें भरोसा है, समझ गए। यही
देखिए यही चीज, ये जो हम आपको बोल रहे हैं, मतलब इनोवेटिव बनिए, मतलब खुद से भी कुछ कीजिए। अब हमारे कंधा पर ही रख करके बंदूक चलाइएगा तो कितना दिन तक? आपको खुद को भी, अपने आप को भी खोजी प्रवृत्ति का बनाना होगा। और जब तक आप खोजी प्रवृत्ति के नहीं बनेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। इनोवेटिव बनिए, मतलब कुछ चीज स्वयं से भी कीजिए। यही नए चीजों की खोज, इसको नीति आयोग भी बढ़ावा देता है। नए इन्वेंशन को नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, समझ गए? तो इसको आप अपना लिख लीजिएगा, लिखने का होगा लिखिएगा, नहीं लिखने का होगा नहीं लिखिएगा, ठीक है? चलिए अब नीचे से लिखिएगा एक पॉइंट और ये सब पूछा जाता, वो जो 4 गो लिखे हैं ना, पूछा जाता है। देखिए हम योजना आयोग में भी प्रथम अध्यक्ष लिखाए हैं और नीति आयोग में ही लिखाए हैं, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए लिखाए हैं, समझ गए? तो अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के एक पॉइंट लिखिएगा। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है। भारत सरकार के 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री भी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी, अब हमको नहीं पता है क्या होता है, सब चीज बताए हुए हैं, अब आपने पढ़े हैं तो हम थोड़े बताएंगे, हमको नहीं पता है क्या होता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। देखिए यहां पर अब कहिएगा वित्त मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, कृषि मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है, कपड़ा मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है। अब कौन मंत्री होगा या नहीं होगा इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं। अपने प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से 4 कैबिनेट मंत्री को नीति आयोग का सदस्य घोषित करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। तो अलग अलग समय जो है अलग अलग लोगों को शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद लिखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा ही 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही 6 अगस्त 1952 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष
इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, फुल स्टॉप। इसका सबसे प्रमुख काम, इसका सबसे प्रमुख काम, इसका सबसे प्रमुख काम योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना को, इसका सबसे प्रमुख काम योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना को निर्मित पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना, 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 अनुमोदित करना राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता था, होता था, लेकिन जब योजना आयोग नामक, लेकिन जब योजना आयोग नामक संगठन, लेकिन जब योजना आयोग नामक संगठन समाप्त हो गया है, लेकिन जब योजना आयोग नामक संगठन समाप्त हो गया है, इस सूर्याराज कहना क्या चाहता है? यानी नेट पे जा करके जो है, यानी गलत धंधा कीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन एगो चीज बोले खोजने के लिए तो फिर कमेंट आने लगा है। देखिए कमेंट क्या है, सुनिए। ये बोल रहा है जब आपको गूगल से ही पूछना था तो आप फाउंडेशन कोर्स क्यों लिए? अच्छा, सनी लियोन का वीडियो देखिए, लेकिन वो लिखिए नहीं नेट से खोज करके, समझे? एक से एक नमूना है। यानी कुछ भी आप लोग को कुछ भी कहना जो है मुश्किल है, समझ गए? थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए महाराज, समझ गए? नहीं तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है। चलिए, ऑनलाइन वाला अपना कमेंट कर रहा है, उसको कोई काम होगा नहीं तो अपना कुछ कर रहा है, करने दीजिए, लिखिए। अब तो हम सोचे हैं कि डेली कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, एक दो लाइन देंगे। देखिए उसी बहाने आप जो है ना कम से कम एक बार कॉपी देखिएगा। और यहां पर हम आपको भरोसा के साथ कह सकते हैं 70% बच्चा क्लास से जाने के बाद कॉपी जहां रखता होगा ना, फिर अगले क्लास में आने वक्त ही वो कॉपी खोजता होगा, समझ गए? 30% बच्चा पढ़ता होगा, रिवीजन करता होगा, लेकिन 70% का वही हाल है। देखिए इसमें होगा कि डेली अगर एक दो पॉइंट देंगे कहीं से खोज कर लिख कर लाने के लिए किताब से या कहीं से,
उसी के बहाने जो है आप कम से कम एक बार कॉपी तो देखिएगा, और अगले दिन कॉपी चेक करेंगे, नानी याद हम दिला देंगे। समझ गए? तो अपने इनोवेटिव बन जाइएगा। अरे आपको, आप जो है ना गीली मिट्टी है, आपको हम दिया बनाना चाहे दिया बना सकते हैं, आपको चम्मच बनाना चाहे चम्मच बना सकते हैं। अब आप क्या बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनोवेटिव बनिए आप, समझे? थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए, समझे? लिखिए, लिखिएगा। लेकिन जब योजना आयोग नामक संगठन समाप्त हो गया तो अब राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व भी कम हो गया है। तो अब राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व भी कम हो गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व भी कम हो गया है, महत्व भी कम हो गया है, महत्व भी कम हो गया है। नोट देकर के लिखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा जाता है। नोट देकर के लिखिएगा एक पॉइंट। राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को आर्थिक मंत्री परिषद भी कहा जाता है। अब आगे हेडिंग मारिए विधि आयोग, आगे हेडिंग मारिए विधि आयोग, विधि आयोग, विधि आयोग। लिखिएगा विधि आयोग। देश में सुशासन कायम रहे, 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 इसको लेकर समय समय पर, इसको लेकर समय समय पर, इसको लेकर समय समय पर, समय समय पर विधि आयोग का गठन, समय समय पर विधि आयोग का गठन, समय समय पर विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन किया जाता रहा है, किया जाता रहा है। आगे स्टार मार के लिखिएगा। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में, आगे लिखिएगा। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन, 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 स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ। 1955 ईस्वी में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ। 1955 ईस्वी में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ।
1955 ईस्वी में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ। 1955 ईस्वी में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ। टेस्ट खत्म हो गया क्या जी? 1955 ईस्वी में एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में हुआ। आगे हाल ही में खत्म हो गया है, खत्म हो गया टेस्ट। लिखिएगा, हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन, हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन, हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन, 22वें विधि आयोग का गठन ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ है। हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ है। ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ है। चलिए अब इसको क्या करना है पता है? अब इसको एक बार पढ़िए और याद कीजिए। याद कीजिए इसको जल्दी। कुछ हुआ है क्या जी? पता कीजिए तो क्या हुआ है। और नहीं, नीचे में देखे आपस में बकवास उकवास कर रहा है। पढ़ लिए। आइए योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2000। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, हाँ नरेंद्र। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल होता है? नहीं ना होता, नहीं होता। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा एक सीईओ होते हैं, हाँ या ना? और जो उपाध्यक्ष और सीईओ होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम कौन करता है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा कौन देता? इसकी बात को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य है। यह कैसा निकाय है? सलाहकार। कैसा निकाय है? सलाहकारी निकाय है, समझ गए। और इसके बाद आगे बताए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1900। 6 अगस्त 1900। 6 अगस्त 1900। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। ठीक है। इसके बाद आगे बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता? कौन करता था? भारत में सुशासन को कायम रखने के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है, हाँ या ना? प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। और इसके बाद जो है आप आगे बताइएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 किसकी अध्यक्षता में? एमसी शीतलबाग। एमसी। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1900 किसकी अध्यक्षता में? एमसी। हाल में 22वें विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? ऋतुराज। बात क्लियर है? लास्ट चैप्टर पॉलिटी का हेडिंग मारिए संविधान संशोधन। थोड़ा जगह छोड़ के हेडिंग मारिए अगला में, संविधान संशोधन। लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो हम आपको मौलिक अधिकार का क्वेश्चन करवा रहे थे, वहीं से छोड़े हुए हैं। तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार से पहले तक का ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं। मौलिक अधिकार में आकर के जो है छोड़ दिए थे करवाना, और उसके बाद बोले थे, हम घोषणा कर दिए थे कि जो है आपको जैसे ही सिलेबस खत्म कर देंगे, मतलब पूरा पढ़ा देंगे, तब ऑब्जेक्टिव। अब जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 70 से 80% क्वेश्चन बन जाएगा, 20% क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव, और फिर जो है आगे जैसे सप्ताह में 3 दिन क्लास होता है ना, तो आगे जो है पहले ऑब्जेक्टिव कराना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है फिर ज्योग्राफी भी शुरू कर देंगे जल्दी। और इसके बाद सप्ताह में 3 दिन क्लास होता है, तो 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और 1 दिन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, 1 दिन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो हमको लगता है कि पॉलिटी भी इधर चलेगा, ज्योग्राफी भी ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपका रिवीजन होता रहेगा, समझ गए। 2 दिन ज्योग्राफी, 1 दिन आपके बैच में ज्योग्राफी लेकर के आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी बहुत जल्दी, समझ गए। चलिए, संविधान संशोधन लास्ट चैप्टर है ये। और इसके बाद जो है जो बचा खुचा चीज होगा उसको विविध नामक चैप्टर नाम दे करके पढ़ा देंगे, लेकिन मूल तौर पर यही लास्ट चैप्टर है, ठीक है। संविधान संशोधन। क्या अब ये शुरू कर दें? अभी तो शुरू भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा, बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 दिन इसमें लगेगा, ठीक है। 2 से 3 दिन इसमें लगेगा, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, थोड़ा बहुत जानने में क्या होता है, ठीक है। शुरू कर देंगे तो ज्यादा बेटर है, समझिए। अब देखिएगा संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है और इसका क्या महत्व है, ठीक है। इसका क्या महत्व है, देखिए भारत के संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ दिया जाना या
किसी प्रावधान को हटा दिया जाना। अगर आप जोड़िएगा तो फिर संविधान में नए प्रावधान जुड़ रहे हैं, यह भी अपने आप में एक संशोधन है। और अगर आप किसी प्रावधान को हटा रहे हैं तो फिर भी तो कोई प्रावधान हट रहा है, तो यह भी अपने आप में एक संशोधन है। तो भारत के संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ देना या किसी प्रावधान को हटा देना, किसी प्रावधान को जोड़ देना या किसी प्रावधान को हटा देना ही संविधान संशोधन कहलाता है। और संविधान में संशोधन होने की बात कही जानी और संविधान में संशोधन होना, यह भारतीय संविधान के प्रगति का सूचक है, प्रगति का सूचक है, प्रोग्रेस का सूचक है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि हम एक अपना नोट बना लिए और वही नोट को हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें हम अपना कोई संशोधन ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 2017 में हम नोट बनाए और 2017 के नोट को ही आज भी पढ़ाएंगे, तो क्या वो नोट कारगर होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कारगर इसलिए नहीं होगा, समय बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो हमको भी अपने नोट में संशोधन करना होगा। हमारा संविधान 1947 से 1949 के बीच में बनकर तैयार हुआ है। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। तो समय के साथ इंसान में भी परिवर्तन होना चाहिए और समय के साथ अगर हम अपने आप को परिवर्तित करते रहेंगे, हम अपने नोट को परिवर्तित करते रहेंगे, नोट में नया चीज जोड़ते रहेंगे, तो हम मार्केट में बने रहेंगे। लेकिन अगर हम समय के साथ अपने नोट में संशोधन नहीं करेंगे, नए प्रावधान को नहीं जोड़ेंगे, तो फिर हम आउटडेटेड हो जाएंगे, फिर छात्र हमें पसंद नहीं करेंगे, तो फिर कोई महत्व नहीं रह गया मेरा। वैसे ही अगर जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वही प्रावधान हूबहू आज तक रहता, तो फिर संविधान आउटडेटेड माना जाता, फिर संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता। मतलब हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी सोच के थे, इस बात को आप समझिएगा। हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी सोच के थे कि उसने संविधान में ही प्रावधान कर दिया कि संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन होगा। और यही सब चीज भारत के संविधान को विश्व के महानतम संविधान में लाकर खड़ा करता है। और भारतीय संविधान में जो टोटल 22 भाग है, 22 भाग में से जो आपको भाग 20 है, भाग 20 में ही संविधान संशोधन की चर्चा है। और भारतीय संविधान के भाग 20 में एकमात्र अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, और उसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा है। और भारतीय संविधान में संशोधन भी होंगे, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा। संविधान संशोधन हेडिंग मार लीजिए और लिखिए, संविधान संशोधन हेडिंग मार लीजिए और लिखिए। संविधान संशोधन के विषय में जानकारी हमें
संविधान संशोधन के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 देता है। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 देता है, अनुच्छेद 368 देता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यह प्रावधान भारत के संविधान में, यह प्रावधान भारत के संविधान में, यह प्रावधान भारत के संविधान में यह प्रावधान भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अब सुनिए हो, अब जो है आज के लिए इतना ही। हमको निकलने दीजिए पहले, तब आप लोग निकलिएगा, वहां पे रोकिएगा सबको। हमारे साथ लड़की निकल जाएगी सब, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों का।